friends, welcome to my channel CNA Nursing Academy. I am Shaya and today I will tell you about fluid and electrolytes. So आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हमें सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ना है, उसके बाद हम उनके डेफिशिएंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे आगे हमारा है जैसे इलेक्ट्रोलाइट। सबसे फर्स्ट टर्म ही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व करके आयनाइज करते हैं। आयनाइज मतलब होता है आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं। उन्हें जो एटम्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी करते हैं उनको आयंस कहते हैं। अब आयंस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स उनमें से चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो कैटायंस उनमें क्या रह जाता है, प्रोटॉन्स ज्यादा, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो कैटायंस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। सेम एनायन में क्या होता है कि वो कैरी करते हैं, अपने पास लेते हैं। तो जब वो पास लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनमें ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो एनायंस जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये गिव अवे करते हैं, ये लेते हैं, पर चार्ज इनका अपोजिट होता है, क्योंकि चार्ज किस पे बेस्ड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन्स पे। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वही चार्ज शो होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है इनकी यूनिट, ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। तो इसकी यूनिट है मिली इक्विवेलेंट, दैट इज एम, ई कैपिटल एंड क्यू। इसके बाद है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? ये स्टेट होती है एटम की इन विच जो कैटायंस और एनायंस सेम होने चाहिए। मीन्स जितना भी सेल्स के अंदर कुछ आएगा तो जाएगा भी, एक अगर चला गए आयंस तो दूसरे आयंस आ जाएंगे। तो ये स्टेट होती है होम्योस्टेसिस की, मतलब इक्वल होने चाहिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, इधर और उधर दोनों साइड जब इक्वल होंगे तो होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है। अब हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंट्स के बारे में। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स मतलब फ्लूइड एक्चुअली प्रेजेंट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल, तो इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 70%, और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, इट इज 30%। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो 30% है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लूइड्स बिटवीन द सेल्स और लिम्फ, ब्लड, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, वाटर, उन सब के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। वो 22% होता है। उसके बाद आता है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, मींस इनसाइड द वेसल्स। ये कितना होता है? ये 6% होता है। इनसाइड द ब्लड वेसल्स 6% फ्लूइड रहता है। और ट्रांससेलुलर ये क्या होता है? ये सिर्फ 2% होता है। जैसे कि CSF कैनाल्स में, लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो टिश्यूज होते हैं हमारे, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, आईज होती है, ये सब कितना परसेंट कैरी करता है? सिर्फ 2% के लिए। उसके बाद एक टर्म आता है दैट इज थर्ड स्पेसिंग। अब थर्ड स्पेसिंग क्या होती है? जब जो ये फ्लूइड हो जाता है, ये ट्रैप्ड हो जाता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रैप हो जाता है एक्चुअली या पोटेंशियल बॉडी स्पेसेस में एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, किसी चोट के कारण जब ये कहीं और ट्रैप रह जाता है, जैसे जो प्लूरल इफ्यूजन में होता है वहां पे ट्रैप हो जाता है। इसका पता नहीं चलता जब तक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम ना होने लग जाए, क्योंकि वो ऑर्गन के पास में रहता है। तो जब तक वो ऑर्गन अफेक्टेड ना हो जाए वहां पे पता ही नहीं चलता है बंदे को कि ये प्रॉब्लम हो रखी है। इसी में एक चीज आती है एडिमा। एडिमा क्या होता है? जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ जाता है तब एडिमा होता है। तो एडिमा भी दो तरह से होता है, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे कहीं इंजरी हुई, वहां पे स्वेलिंग हुई, एडिमा हो गया, मतलब वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हुआ इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो दैट इज लोकलाइज्ड। पर जब ये फ्लूइड बहुत ज्यादा फैल जाता है थ्रू आउट द बॉडी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, देन जनरलाइज्ड एडिमा होता है। और जनरलाइज्ड एडिमा के जो रीजंस होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है? हमारा लीवर, किडनी या रीनल फेल, कार्डियक, रीनल एंड लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर हो गया, कार्डियक या रीनल कंडीशंस है, इन तीनों कंडीशंस में जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है। अब है टोटल बॉडी फ्लूइड्स। अब टोटल बॉडी फ्लूइड्स किसी भी इंसान में कितना होता है? सबसे पहले अडल्ट्स में क्या होता है? 60% ऑफ देयर बॉडी वेट क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। सेम वे जो एल्डरली पीपल होते हैं, ओल्डर अडल्ट्स होते हैं हमारे, उनमें 55% होता है उनकी बॉडी वेट का
और जो इन्फेंट्स होता है उनमें 80% होता है उनकी बॉडी वेट का। इट मीन्स इनमें कंपैरेटिवली कम है एल्डरली पीपल में और इन्फेंट्स में ज्यादा है। इसीलिए ये दोनों कैटेगरी थोड़ा रिस्क पे होती है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट्स या ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम होने के इन लोगों को ज्यादा चांस होते हैं कंपैरेटिवली अडल्ट्स के। अब हम इसमें क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। ये भी एक सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी में ये फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, कैसे फैलता है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट्स अ प्रोसेस वेयर ए सॉल्यूट स्प्रेड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। इसमें मेनली 3 प्रोसेसेस आते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स ट्रांसफर होते हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ऐसे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जाता है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट, इसमें सॉल्वेंट, वो हायर टू लोअर आता है और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर टू हायर होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये पुल करता है सॉल्वेंट को कहां से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। ये क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या है, मूवमेंट होती है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मूवमेंट होती है बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये फोर्स एक्सर्ट की जाती है बाय द वेट ऑफ द सब्सटेंस, द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, ये वेट है सॉल्वेंट पे, और इसमें जो मूवमेंट होती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोलैरिटी। ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पर केजी ऑफ द वाटर। तो इसकी यूनिट क्या है, मिली ऑस्मोल्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नॉर्मल हमारी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है, 275 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर, जो कि इसकी डेफिनेशन है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हम पढ़ रहे थे अभी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारी बॉडी में कहाँ मेनली यूज होता है, जैसे आर्टरीज, जब आर्टरीज कैपिलरी एंड पे आती है तो वहां पे क्या करती है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, सॉल्यूशन के जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो हायर प्रेशर कहाँ होती है, आर्टरी एंड पे, तो वो वहां से कैपिलरी से निकल के बाहर चला जाता है फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स, जो भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। उधर से वीनस एंड पे क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, तो वो क्या करता है, वहां पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो वो आर्ट्रियल एंड से निकल के किस तरफ चला जाता है, वीनस एंड उसको खींच लेता है। इस तरह जो हमारे ब्लड में एक्सचेंज होता है वो टेक प्लेस करता है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास मेनली, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है हमारी बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, मीन्स इनकी न ज्यादा होती है ना कम होती है। इसके मेनली एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसके RL और NS, रिंगर लैक्टेट और NS जो होते हैं 0.9% NS आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, जिनमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली हमारी बॉडी सेल्स के। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का एग्जांपल क्या है, 0.45% NaCl। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनकी जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, और इनका एग्जांपल क्या है, 5% H2O, 10% H2O, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसमें आते हैं अब सोर्सेज ऑफ, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड इनटेक और आउटपुट होता है वो कहाँ से होता है, तो फ्लूइड इनटेक कहाँ हो जाता है, इंजेस्टेड वाटर। हम पानी कितना पी लेते हैं दिन में, 1200 से 1500 ml। अब हम फूड में कितना पानी होता है, खाने में किसी भी फॉर्म में, इट इज 800 to 1100 ml। देन मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन, इट इज 300 ml। रिएक्शन से, सब कुछ होने से
तो हमारी बॉडी में टोटल फ्लूइड इनटेक कितना होता है 2300 टू 2900 ml। अब आउटपुट कितना होता है? आउटपुट होता है जैसे किडनीज हमारी यूरिन के थ्रू कितना बॉडी से आउट हो जाता है 1500 ml। अब कुछ इनसेंसिबल लॉस भी होता है जिसको हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी वाटर लॉस कर रही है। ये किससे होता है? थ्रू स्किन 600 टू 800 ml स्वेट्स के थ्रू, उसके बाद थ्रू लंग्स 400 टू 600 ml। जीआई ट्रैक में भी, क्योंकि जीआई ट्रैक में पानी निकलता है बट जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है और सिर्फ 100 ml तक इसका आउटपुट होता है। तो टोटल जो हमारा आउटपुट होता है वो 2600 टू 3000 ml तक होता है। तो होम्योस्टेसिस बॉडी में मेंटेन होने के लिए जितना इनपुट है उतना आउटपुट भी होना चाहिए। अगर इस पूरे पॉइंट में कहीं भी कम ज्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और होम्योस्टेसिस नहीं रहता बॉडी का। इसी के साथ हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट 1 फिनिश हो रहा है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट कीजिए और प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।